नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। आप सभी जानते हैं और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पे क्लास 12 की हिंदी में हम ये पाठ्य पुस्तक का भाग 2 का चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 जिसका नाम है पतंग और जो एक कविता है और जिसके आलोक हमने अपनी इस कविता को लास्ट और अपनी कविता को यहाँ पर हमने अच्छे से समझा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलोक धनवा जी के बारे में पढ़ा, आलोक धनवा जी के जन्म के बारे में और उनको जो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके जो प्रमुख सम्मान है और साथ ही उनके कुछ विषय में उनके बारे में कुछ बाकी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कविता हमारी है पतंग, उसके पद्य विषय को तो देखिए प्रतिपाद्य विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो आलोक जो पतंग कविता है, ये आलोक धनवा जी की एकमात्र संग्रह का हिस्सा ये है और ये एक बहुत ही लंबी कविता है जिसके केवल एक भाग को यहाँ पर शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सूत्रीकरण किया गया है और जैसे हमने बताया बाल किलकारियों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का और एक तरह से रंग बिरंगी जो सपना है, आसमान में उड़ती हुई पतंग बच्चों को भी उसी ऊंचाइयों की हदों तक लेकर जाती है। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उनके पार जाता है। तो कविता धीरे धीरे ऐसे बिंबों की दुनिया में जाती है जहां पर शरद आ रहा होता है अपना चमकीला इशारा लेकर, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहां छतों के खतरनाक किनारे हैं और दूसरी तरफ उन पर विजय उस भय पर विजय पाने बच्चे हैं जो गिर गिर कर भी संभल जाते हैं। लगता है एक कोना उनके पास खुद ब खुद आ रहा है उन्हें बचाने के लिए। हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंची उड़ाने का हौसला लिए वो फिर भादों के अंधेरे के बाद जो शरद का उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो देखिए हमने शुरुआत कर ली थी अपनी कविता को पढ़कर यहाँ पर और काफी अच्छे से को किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ हमने पढ़ा और उसके बाद पूरी कविता को सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे क्योंकि परीक्षा जो है परीक्षाओं की दृष्टि से सारे के सारे चैप्टर हमें बहुत क्लियर करने हैं। सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ना। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ। तेज बौछारें होती थी तो वो एक तरह से भादो के महीने को अंधेरे का महीना, उस टाइम पे जो है आसमान पर पूरी तरह से जो है बादल छाए हुए होते हैं, धूप बहुत कम दिखाई देती है, थोड़ा सा धूप दिखाई देती है, फिर तेजी से बारिश हो जाती है, फिर थोड़ा सा धूप दिखाई देती है, फिर बारिश हो जाती है। तो इसीलिए उसे अंधेरा कहा है और उन सबको उस अंधेरे को दूर करता हुआ कौन आया? भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों का लाल सवेरा। तो खरगोश की आंखें होती है, बिल्कुल आप देखेंगे दोनों जो चित्र उन दोनों में कोई अंतर आपको यहाँ पर नहीं है। अंधेरे में जब आप अंधेरे के रात में जब आप खरगोश की होंगे तो वो बिल्कुल आपको इस तरह आंखें पड़ेंगी खरगोश की, जब रात के अंधेरे में आप उसे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कहा है कि भादो गया, सवेरा हुआ, अब आया खरगोश की आंखों जैसा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना लाल जो जब सूर्योदय हो रहा होता है तो जो हमारा वातावरण होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, बिल्कुल इसी तरह की जो लालिमा होती है उसमें छाई हुई होती है, उषा काल इसको कहा जाता है। पूर्ण रूप से सूर्य उदय नहीं हुआ होता है लेकिन आसमान में इस तरह की लालिमा छा जाती है। हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए
घंटी बजाते हुए जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुला। कौन आया? शरद। शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। किस प्रकार से शरद ऋतु आ रही है? शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को, कौन से पुलों को? तो बरसात में जो बड़ी बड़ी नदियां आ जाती है, उन पुलों को पार करता हुआ शरद आ चुका है। अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाता, तेज साइकिल है, उसको तेज चलाता हुआ और घंटी बजाता हुआ, यानी कि इशारे देता हुआ कि मैं आ रहा हूँ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से उड़ाने है, उनके झुंड को एक तरह से बुलाता है चमकीले इशारों से। सुंदर आसमान में प्यारा सा सवेरा होता है। सूरज की रोशनी जो है बहुत ही प्यारी लगती है और ऐसा लगता है कि ये चमकीला सा सवेरा है। ठीक है, तो इसमें पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुलाता हुआ ये सवेरा जो है आ रहा है, शरद जो है आ रहा है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली के और किस हो सके दिल का ये नाजुक नाम शुरू हो सके। यहाँ पर कि वो क्यों आया है? ताकि शुरू हो सके सबसे जो रंगीन और हल्का कागज जो है वो उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ताकि शुरू हो सके ये चींटियों और किलकारियों की, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो जैसे कि मैंने बताया, आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में आपको बहुत अलग अलग रंग है, रंगे दिखाई दे रही है और ये सबसे रंगीन, एक तरह से कलरफुल तो पतंगे आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की पतंगे आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यही हल्की सबसे कागज जो है दुनिया के, बांस की जो सबसे पतली कमानी, यानी कि जो ये लगे होते हैं तो उड़ सके, शुरुआत हो सके सीखों और किलकारियों की। बच्चेबाज तो एक अलग ही शोर होता है, एक अलग ही शोर होता है कि वो किलकारियां मार रहे होते हैं, वो सीटियां बजा रहे, तो इस तरह से किलकारियों की, तितलियों की ये नाजुक दुनिया शुरू हो सके। जन्म से ही वो अपने साथ लाते। देखिए मैंने ये आपको क्लियर किया था कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे देखिए कई बार गिर जाते हैं, कई बार उठ जाते हैं, कई बार रोने लगते हैं, कई बार रोते भी नहीं है, कई बार ऐसे ही देते हैं। तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, प्रॉपर तरीके से चलना उन्होंने सीखा होता है और एक तरह से समझ भी नहीं होती कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से गिर जाएंगे। तो उनके लिए ऐसा लगता है कि जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी कि ऐसा लगता है कि उनका बदन जो है वो बहुत ज्यादा हल्का है, उनका जो है बहुत ज्यादा हल्का है, कपास के मुलायम और कोमल है। और जब वो कहीं से गिर भी जाते हैं तो चोट नहीं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध तो छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, छतों को नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते। तो बिल्कुल चारों तरफ दौड़ दो। जब बच्चे आपने देखा होगा पतंग उड़ा रहे होते तो किस तरह से उनमें एक होड़ लगी हुई रहती है, किस तरह से वो दौड़ते रहते हैं, कभी छतों में दौड़ते हैं, कभी आंगन में दौड़ते हैं, कभी मैदान में दौड़ते हैं, कभी सड़कों पे दौड़ते हैं। और खास तौर पे जब कोई पतंग एक तरह से कट जाती है तो उसके लिए भी दौड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो सारी पृथ्वी है ये उनके साथ है, चारों तरफ से खड़ी है उनको बचाने के लिए, घूमती हुई। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं के बेचैन पैरों के पास पर रुक जा रही है। और ये क्या करते हैं? बेसुध होकर दौड़ते हैं, छतों को नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। तो है तो अपने आप उनके लिए नरम हो जाती है, दिशाएं जो है मृदंग की तरह
बजने लगते। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। क्लियर किया था मैंने लास्ट सेशन में आपको कि जैसे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और जब वो ढील देते हैं तो इस तरह से वो बिल्कुल पीछे 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 आने लगते हैं। तो ये होता है एक पतंग उड़ाने का तरीका कि किस तरह से बच्चे ऐसे 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 पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब वो पेंग भरते हुए यानी कि इस तरह से वो खींचते हुए या इस तरह से उड़ाते हुए पतंग को जब वो पीछे आ रहे होते, ठीक है, और वो कैसे हो जाते हैं, वो डाल की तरह लचीले हो जाते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल वो कितना झुक जाते हैं, कैसे मुड़ जाते हैं, कैसे वो कर लेते हैं और इस तरह से वो पीछे पीछे वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंचते हैं तो उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनका ही रोमांच शरीर। कैसे? जैसे मैंने कहा जब वो बिल्कुल पीछे आ जाते हैं तो फिर वो आगे दौड़ने लगते हैं, ठीक है ना? तो यही उनको गिरने से बचाता है उनका रोमांच शरीर और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है कि जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी पतंग के लिए तो ऐसा लगता है कि वो डोर जो है उन्हें पकड़े हुए महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है कि वो डोर जो है उन्हें पकड़े हुए, आप देखेंगे कितनी सुंदर सी पतंग ये बच्चा जो है यहाँ पर उड़ा रहा है। पतंग उसकी अपनी यहाँ पर उड़ रही है लेकिन ध्यान उसका दूसरे की पतंग पर। और आप देखेंगे चित्र में यहाँ पर कि एक बच्चा जो है पतंग लूटने के लिए कहाँ तक पहुंचा हुआ है, देखिए छत की बिल्कुल मुंडेर पर पहुंचा, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए एक पतंग जो है पेड़ पर अटकी हुई है तो एक बच्चा उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ उतारने के लिए क्या कुछ कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो बच्चे जो है जब एक्साइटेड होते हैं, जब बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तो उस टाइम पे उनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए किस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पृथ्वी भी जो है उन्हें बचा लेती है, ये पृथ्वी भी उन्हें बचा लेती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों के सहारे यानी कि जितने भी उनका जो शरीर रोमांचित हुआ है तो उनके रंध्र हैं शरीर पर, उनके सहारे जो है वो उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर वे कभी गिरते भी हैं खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिरते भी हैं खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर कि गलती से, क्योंकि मैंने कहा इस तरह की चीजों में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। अगर वो कभी गलती से गिर भी जाते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं लेकिन उनको चोट नहीं लगती और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल निडर हो जाते हैं और निडर है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनकी बेचैन, पृथ्वी और भी तेज घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैर के पास। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ी अभी तक ना ही हमने कोई तो हमने केवल कविता रीड की है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है। शरद ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन अन्य कविताओं का संग्रह कीजिए जिसमें हो आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपको है ये आप है? देखिए ये कुछ प्रश्न है, इनको आप नोट कर सकते हैं। काफी सारे काफी काफी मजेदार, आपको आंसर बहुत अच्छा। और उसके बाद हम चलेंगे पाठ की व्याख्या। तो चैप्टर हमने पढ़ लिया है यानी कि इतना जो आपने पढ़ा ये लगभग जो है हम कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता की सप्रसंग व्याख्या और साथ ही करेंगे कविता के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कविता का नाम है पतंग और कवि है आलोक धनवा जी। तो यहाँ पर कवि के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, तो आप बिल्कुल इसी तरह
आलोक गंगवा 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म 1948 में मुंगेर जिले में हुआ था और इनकी साहित्य सेवा इस कारण इन्हें इनकी साहित्य के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान दिया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान पहल सम्मान से नवाजा गया। तो इस तरह से इनकी रचनाएं भी यहाँ पर दी गई है कि पहली कविता जनता का आदमी 1972 पहली कविता जो है प्रकाशित की और उसके बाद भीगी हुई लड़कियां रोनो की बेटियां कविताएं इन्हें प्रसिद्धि मिली। कविताओं का एकमात्र संग्रह 1998 यानी कि 1998 दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और इस संग्रह में तो देखिए जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है, लेकिन एक दिन जाना है उधर। काव्यगत विशेषताएं जैसे यहाँ पर हमने बताया कि अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया जा सका, कवि ने अधिक नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति है और ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों। भाषाशैली आप देख सकते हैं कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सरल सहज है और इन्होंने अलंकारों का सुंदर और एवं कुशलता से प्रयोग किया है। प्रतिपाद्य विषय हमने क्लियर कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था प्रतिपाद्य विषय को। और उसके बाद कविता की व्याख्या एवं अर्थग्रहण प्रश्न। सबसे जो मेन चीज है वो है व्याख्या एवं अर्थग्रहण प्रश्न। तो जिस तरह से आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही इसके बोध ग्रहण संबंधित प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों की। तो देखिए सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाता हुआ, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वालों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार कर, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली उड़ सके। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द भी है कुछ कि शुरू हो सके सीखियों किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब देखिए शब्द कठिन शब्द जो है भादो। तो भादो क्या होता है, भादो एक मास होता है, ठीक है। शरद, शरद ऋतु, शरद आया, शरद आया एक अलंकार किया गया है। उजाला, उजाले का प्रतीक है। झुंड, समूह, इशारों से यानी कि संकेत से, मुलायम यानी कि कोमल, रंगीन यानी रंग बिरंगी, बांस जो है वो एक प्रकार की लकड़ी है, नाजुक यानी कोमल, किलकारियां यानी कि तो प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इसके इस कविता के एक रचयिता आलोक धन। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का एवं बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का यानी कि तो मौसम के हिसाब से, ठीक है, एक मौसम के हिसाब से जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, जैसे ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, ठीक है, उसके बाद आपका वसंत ऋतु, उसके बाद आपका फिर से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो उसके कारण जो चेंजेस होते हैं प्रकृति में उसके बारे में बताया है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने बताया है बाल मूल
कि किस तरह से जो छोटे बच्चों का मन है वो किस तरह का होता है, कैसे उनमें एक्साइटमेंट होती है, कैसे उनमें चेष्टा। तो व्याख्या यहाँ पर करेंगे। कवि कहते हैं कि बरसात के बाद का मौसम जिसमें तेज बौछारें पड़ती थी। बरसात का मौसम जिसमें तेज बौछारें पड़ती थी, अब वो समाप्त हो गई। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हो चुका। एक तरफ तेज बौछारों की हो रही है और दूसरी तरफ जो है भादो का महीना आ गया है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब शरद का प्रकाश फैल चुका। अब शरद ऋतु का प्रकाश फैल चुका है। इस समय उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा है। उसमें खरगोश की आंखों जैसी लालिमा कैसे होती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर तरीके से जो सूर्योदय इस टाइम पे नहीं हुआ होता है, तो आसमान का रंग बिल्कुल लाल दिखाई और वो लाल रंग खरगोश की आंख का चमकीला दिखाई। कवि शरद का मानवीयकरण करते हुए कह रहे हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ और जोर जोर से घंटी बजाता हुआ पुलों को पार करता हुआ आ रहा। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा, क्योंकि वो चमकीले इशारे कर रहा है और साथ में पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो अब इसका भाव जो मैं, तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है ऋतु में, क्योंकि एक तरह से बहुत ही खुशनुमा वातावरण होता है, जैसे कहा कि आसमान में बिल्कुल उजाला होता है, बहुत अच्छी धूप, ये सब जो है लोग बैठकर धूप का आनंद ले रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से शरद ऋतु को यहाँ पर कहा है कि बहुत उत्साह एक तरह से है शरद ऋतु के आगमन पर और उमंग का माहौल है। तो इस तरह से आकाश को उसने मुलायम कर और फिर साफ सुथरा सुंदर कर दिया है, ताकि जो पतंग उड़ा बच्चे जो है पतंग उड़ा सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया का सबसे पतले कागज व बांस से बनी पतली जो कमानी है उसको उड़ा सके। पतंगों को उड़ता देख बच्चों के मन में बहुत ज्यादा उत्साह आता और वो सीख या किलकारियां मारने लगते और वे बिल्कुल तितलियों की भांति वो बहुत ज्यादा कलरफुल जो है रंग बिरंगी तितलियां जो है उड़ती होती है और वो पतंगे भी रंगी दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर विशेष क्या है ये देख लीजिए। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीयकरण है। कुछ भी चीजें बनानी नहीं है, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अलग अलग बिंबों का प्रयोग किया है। तो बिंबात्मक शैली में का वर्णन है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीय उपमा अनुप्रास पेश पुनरुक्ति प्लग प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द प्रयोग हुआ है और तो इस तरह से हमने पहले काव्यांश का अर्थग्रहण शेष रह गया है। केवल व्याख्या यहाँ पर की है, विशेषता हमने है। अगर आप चाहें तो और अच्छे से पढ़कर आएंगे और आप इनका उत्तर लिख। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम करेंगे अपने टॉपिक को अपने नेक्स्ट में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।